आखेटक। कुणाल सिंह। रोज रोज एक ही दफ्तरी जीवन से उकताकर नेपाल बाबू ने एक दिन सोचा कि आने वाली दुर्गा पूजा की छुट्टियों में क्यों न तफरीह के लिए कहीं बाहर निकला जाए। नेपाल बाबू तार घर में काम करते हैं। सहकर्मियों पर जब उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की तो सबने एक स्वर में इस नेक ख्याल को सराहा। सबने कहा कि मनुष्य को साल में कम से कम एक बार कहीं बाहर घूम आना चाहिए कि इससे एक रास्ता टूटती है, जीवनचर्या में ताजगी आती है, कि इस तरह लगातार 9 से 5 फाइलों में सिर मारते रहने से आदमी नहीं रह जाता। नेपाल बाबू खुश हुए। उन्होंने जोड़ा कि साथ में कुछ और लोग भी साथ चलते तो मजा आ जाता, एक तरह से पिकनिक हो जाती। क्या ख्याल है? इस पर सभी का मुंह उतर गया। किसी के घर में कुछ काम निकल आया जिसे इसी छुट्टी में निपटाना जरूरी है, नहीं तो आफत आ जाएगी। तो किसी को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना निकल आया कि उन्होंने पहले से निमंत्रण दे रखा था। किसी की ब्याहता बेटी शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ मायके लौट रही थी, तो कोई इस छुट्टी में अपनी छत की मरम्मत करवा लेना चाहता था। इस तरह नेपाल बाबू का साथ देने में सभी किसी न किसी तरह से असमर्थ हुए। हालांकि सबने अपना जी मसोसा। सबने कहा कि इससे हतोत्साहित होकर नेपाल बाबू को अपना इरादा नहीं बदलना चाहिए। सबने अपनी तरफ से कहा बेस्ट ऑफ लक। एक तरह से देखा जाए तो नेपाल बाबू को कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। पहले से उनका अनुमान था कि ऐसा ही कुछ होगा। ये उनकी पहली नौकरी है और उसको 4 साल हो चुके हैं। उम्र के लिहाज से बाकियों से काफी छोटे थे नेपाल बाबू। अकेले वही थे जिनकी अब तक शादी नहीं हुई थी, जिनके ऊपर चिंताओं का पहाड़ नहीं टूट पड़ा था, जिन्हें 5 बजते न बजते घर लौटने की हड़बड़ी नहीं होती थी। दफ्तर से उनका घर भी ज्यादा दूर नहीं था। सुबह ट्यूशन नहीं, शाम को किसी पार्ट टाइम का झमेला नहीं। तनख्वाह जो मिलती थी अकेले के लिए काफी थी। कभी कभी शौकिया कुछ बनाकर खा लिया, नहीं तो होटल ढाबा जिंदाबाद। दफ्तर में अकेले वही थे जो धोबी के यहाँ धुले कलफदार कपड़े पहना करते, जो कभी गोल्ड फ्लेक के नीचे का कुछ मुंह से नहीं लगाते, जो हर शनिवार की शाम बियर पीते और रविवार को सिनेमा देखने जाते। वे जानते थे कि कोई उनका साथ न देगा और न ही ये कहेगा कि नेपाल बाबू आप अकेले हैं, घर गृहस्थी का बोझ नहीं सिर पर, तिस पर बाप दादे की दौलत है, आप उड़ाइए पढ़ाइए, हमें क्या। आपकी देखा देखी हम भी बोनस के रुपयों का श्राद्ध कर दें तो उन देनदारियों का क्या होगा जिन्हें अब तक हम टालते आए थे। बाल बच्चों समेत फाके करने पड़ेंगे। खैर, किसी के ना कर देने मात्र से नेपाल बाबू रुकने वालों में से नहीं थे। लेकिन समस्या ये थी कि कहाँ जाया जाए। दीघापुरी वे पहले ही घूम चुके थे। उत्तर की तरफ जाने का मन नहीं था। बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने तय किया कि इस बार सुंदरवन की सैर की जाए। जल्द ही नेपाल बाबू तन मन धन से सुंदरवन की यात्रा की तैयारी में जुट गए। सुंदरवन की बात हो तो नामुमकिन है कि रॉयल बंगाल टाइगर का ख्याल न आए। नेपाल बाबू ठाकुर परिवार से वाबस्ता हैं, सो हुआ ये कि बाघ का ख्याल आते ही उनकी रग रग में राजपूती खून ठाठे मारने लगा। एक बार सोचा कि क्यों न तफरीह के बहाने बाघ के शिकार पर चला जाए सुंदरवन। बाप दादे के जमाने की एक पुरानी बंदूक भी थी घर में। अब तक उसका इस्तेमाल होते नेपाल बाबू ने तो देखा नहीं था। विलायती है। कहा जाता है कि एक बार किसी बात से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने ये बंदूक उनके दादा को भेंट की थी। बहरहाल, इस शिकार के संबंध में एक बात गौर करने लायक थी कि आजकल सुंदरवन में बाघों की तादाद पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। जो थोड़े बाघ बचे भी हैं तो उन्हें सरकारी प्रोटेक्शन मिला है। ऐसे में उनका शिकार करने निकलना बड़ा रिस्की मामला है। पकड़े जाने पर जाने क्या सजा हो, नौकरी जाएगी सो अलग, दुनिया भर में फजीहत हो जाएगी जो और। एक पल के लिए कांप गए नेपाल बाबू। लेकिन वो रहा एक मन और जिसने दूसरे ही क्षण उन्हें बहुत धिक्कारा। छी, कितने शर्म की बात है कि एक छोटा सा जोखिम मोल लेने से वो कतरा रहे हैं। इसका सकारात्मक नतीजा ये निकला कि छुट्टी शुरू होते ही वो सुंदरवन की तरफ रवाना हो गए। कपड़े लत्ते की एक अटैची के अलावा उनके साथ एक दूरबीन, एक जोड़ी गम बूट और वो खानदानी बंदूक भी थी। राना घाट से बस चली। 4 घंटे हुए।
खिड़की से नेपाल बाबू को जो दिख रहा है वो प्रदेश बंगाल का ही तो है। नेपाल बाबू का इस तरफ आना पहली बार हुआ है। उन्हें लगता है ये कोई दूसरी दुनिया है। जहां तक नजर जाती चारों ओर हरियाली, खेत, बाग बगीचे और दूर तक ऊसर हरी जमीन जिस पर इक्के दुक्के ढोर चरते दिखाई देते हैं। सड़क के दोनों ओर ढलान, मेड़ों पर शीशम, अशोक और इसी तरह के महंगे पेड़। पेड़ों पर ठुके हुए टीन के पीले पत्थरों पर पेड़ों का नंबर। ढलान से उतरकर सड़क के साथ साथ बिजली के 3 तार और उन्हें लटकाए एक निश्चित अंतराल और ऊंचाई वाले खंबे। पास ही कोई नदी होगी या बहुत बड़ी झील। नेपाल बाबू ने हवा में बढ़ती जाती नमी को महसूस कर अंदाज लगाया। एक अजीब बात यह थी कि खिड़की से बाहर जो दृश्य दिख रहा था उसमें लोग बहुत कम दिख रहे थे और औरतें तो बिल्कुल ही नहीं। सुंदरवन के सबसे समीपवर्ती गांव फुबुईदह में ठहरे नेपाल बाबू मुर्शेद मियां के घर। ये जानकर उन्हें विचित्र अनुभूति हुई कि शहर से आए पर्यटकों और घुमंती लोगों को अपने यहाँ आश्रय देना, उन्हें घुमाना फिराना, उनके खाने पीने और मनोरंजन का समुचित बंदोबस्त करना आदि ही इस गांव के लोगों का मुख्य पेशा है। इसके लिए आगंतुकों को एक निश्चित रकम फीस के रूप में अदा करनी होती। इसके अलावा बख्शीश इत्यादि भी। यूं कुछ घर खेती बाड़ी भी करते हैं मगर साइड बिजनेस की तरह। तो नेपाल बाबू ने मुर्शेद के घर अपना डेरा जमाया। मुर्शेद ने पहले ही ये जान लेना उचित समझा कि वे यहाँ कितने दिनों के टूर पर आए हैं, उनके खास शौक क्या हैं और ये भी कि उनका बजट क्या है। नेपाल बाबू ने सब कुछ साफ साफ बताया। मुर्शेद ने मन ही मन नेपाल बाबू से मिलने वाली बख्शीश की मोटी रकम का अंदाज लगाया। 200-250 दे देना इनके लिए बड़ी बात न होगी। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नेपाल बाबू जैसा मालदार आसामी बिल्कुल ऑफ सीजन में उनके हाथ लगा है, जब गांव के लगभग सारे घर टूरिस्टों से खाली पड़े होते हैं। मुर्शेद के परिवार में उसके अलावा 3 और लोग थे। मुर्शेद की अपाहिज बूढ़ी माँ, उसका बड़ा भाई रफीक और उसकी भाभी जुल्फिया। रफीक पागल था, दिन भर इधर उधर डोलता, अंट शंट बकता। घर की सारी जिम्मेदारी मुर्शेद और जुल्फिया पर थी। नेपाल बाबू ने देखा कि जुल्फिया थी तो रफीक की बीवी, पर सोती मुर्शेद के कमरे में। उनके इस संबंध को लगता है रफीक और बुढ़िया स्वीकार कर चुके हैं। सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि नेपाल बाबू ने पहले यही समझा कि जुल्फिया मुर्शेद की बीवी है। बाद में मुर्शेद ने ही एक दिन अकेले में ये भेद खोला। जुल्फिया 40-42 की एक थिराई हुई औरत थी। चंचलता का नामो निशान नहीं। सांवले लेकिन तीखे नाक नक्श वाली जुल्फिया यदि गोरी होती तो चेहरा जीनत अमान से मिलता जुलता था। घुटनों तक लंबे काले बाल थे। शरीर में जगह जगह गोदने गुदे थे। और भी कुछ ऐसी बातें थीं जिनसे नेपाल बाबू को जुल्फिया अजीब लगी। वो आश्चर्यजनक रूप से भारी भारी सांसें लेती थी, या उसकी देह से एक अजीब खट्टी सी गंध आती जो पसीने की भी हो सकती थी। इन दोनों ही बातों से नेपाल बाबू को बहुत वितृष्णा हुई। बहरहाल दूसरे दिन नाश्ता पानी के बाद नेपाल बाबू मुर्शेद के साथ आखेट को निकले। जंगल गांव से कुछ दूर था, इसलिए मुर्शेद ने रिक्शे का बंदोबस्त कर रखा था। रिक्शे वाले ने रिक्शे की काफी सजावट कर रखी थी। रंग बिरंगे फीते लगे थे। हैंडल पर रंगीन प्लास्टिक की 2 चक्कियां लगी थीं जो हवा में सर्र सर्र घूमती थीं। रिक्शे के पीछे खूब जमाकर लाल रंग से जय जवान जय किसान लिखा था। रिक्शे पर सवार नेपाल बाबू को यदि उनका कोई परिचित देखता तो एक बारगी उन्हें पहचान नहीं पाता। सिर पर फ्लाइंग हैट, गले में लटकती दूरबीन, घुटनों तक का ओवरकोट और ऊंचे पायचे वाले भारी गमबूट। दस्ताने पहने हाथों में वही खानदानी 2 नाली बंदूक फब रही थी। मुर्शेद ने दोपहर का खाना पानी साथ ले लिया था। विचार था कि दिन भर घात लगाकर बैठा जाएगा। मुर्शेद ने बताया कि बाघ अक्सर एक क्षण के लिए दिखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अगर ऐन उसी वक्त पर फायर न किया जाए तो दूसरा मौका कब हाथ में आएगा कोई ठीक नहीं। नेपाल बाबू बहुत उत्साहित थे। उन्होंने देखा दूर क्षितिज के पास काई के रंग जैसी एक दीवार दिख रही है। यही जंगल है, नेपाल बाबू ने सोचा। रिक्शा जंगल के धुंधलके में जाकर रुका। दोनों सवार उतरे। मुर्शेद ने रिक्शे वाले, उसका नाम जलाल था,
اس کو بتایا کہ واپس لوٹنے کے وقت ٹھیک 5 بجے وہ اسے یہیں ملے۔ اس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھے۔ نیپال بابو کو عجیب رومانچ کا انبھو ہو رہا تھا، مگر اوپر سے وہ بھرسک ستھر دکھنے کا پریتن کر رہے تھے۔ رکشے والے نے جہاں ان لوگوں کو چھوڑا تھا وہاں سے کوئی 4-5 رسی بھر آگے جنگل کی گھناپن کھڑا تھا، جسے بھیدتے ہوئے وہ بھیتر گھسے۔ ایک پر ایک وبھن پرجاتیوں کے پیڑوں کا اندھا لباس، ایک ایسا سلسلہ جس کا کوئی انت نہ سوچتا ہو۔ راستے کہیں نہیں تھے۔ راستے کے کھوئے پن میں ایک راستہ مرشید کے پیچھے پیچھے رینگتا تھا، جس پر نیپال بابو قدم جماتے ہوئے چل پڑے۔ پیڑوں، ان سے لپٹی لتاؤں، جھاڑیوں، گیلی مٹی کی ملی جلی گند سے نیپال بابو کا یہ پہلا پریچے تھا۔ جنگل کی ساندرتا کو تلوار سے چیرتے ہوئے وہ کسی ندی کی طرح لگے تھے۔ مرشید جنگل سے اچھی طرح پریچت تھا، وہ اکثر یہاں آتا ہوگا ٹورسٹوں کو گھمانے پھرانے۔ جلد ہی وہ اپیکشاکرت صاف لیکن آڑ کی سی ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں دونوں بیٹھے، دونوں نے اپنی پوزیشن لی۔ مرشید اشاروں میں باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ اکثر سامنے کی طرف سے باگھ آتے ہیں۔ نیپال بابو نے اپنی بندوق ابھی سے ہی اسی دشا میں تان لی اور ایک بار دوربین سے نظارہ لینے لگے۔ جلد ہی انہیں لگنے لگا کہ یہاں دوربین کی کوئی آوشکتا نہیں۔ وہ الرٹ ہو کر باغ کا انتظار کرنے لگے، جبکہ 2 قدم کے فاصلے پر مرشید آرام سے بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے سمے بیتنے لگا۔ ایک بار نیپال بابو نے گھڑی دیکھی، 12:35۔ دوپہر کے سنسان میں جنگل اتنا چپ چاپ تھا کہ نیپال بابو کو لگا جن سے وہ گھرے ہوئے ہیں وہ پیڑ کسی کی پرتیکشا کر رہے ہیں۔ سمے کے نرنتر بیتتے جانے کے کارن پرتیکشا کرتے کرتے وہ اپنی جگہوں پر اس طرح فریز ہو گئے ہیں کہ ایک پتی تک کا ہلنا دشوار ہے۔ نیپال بابو گھات لگائے بیٹھے رہے۔ وہ کہیں بہت گہرے محسوس کر رہے تھے کہ ان کی ایک ذرا سی حرکت دیہ کی توچا کو پھلانگتی ہوئی جنگل کی زمین پر چھن سے بجے گی۔ ایک ذرا سی حرکت ایسی عمر دراز وستو بن سکتی ہے جسے قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیپال بابو سمجھ گئے کہ مرشید اشارے میں ہی کیوں بات کر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نیپال بابو تھوڑے تازہ دم ہوئے۔ ایک کھشن کے لیے ان کے من میں یہ وچار آیا کہ آخر باغ نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ اتنی دور سے وہ اس کا شکار کرنے چلے آئے۔ من بھی بڑا وچتر ہے۔ دیکھیے کہ دوسرے ہی کھشن وہ یہ سوچ کر مسکرائے کہ اکثر پیٹ بھر جانے کے بعد ہی آدھیاتمک وچار کوندتے ہیں۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، بھوکے پیٹ بھجن نہیں ہوتا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ باغ جیسے کسی آڑ میں چھپ کر ان کے دھیرے کی پرتیکشا لے رہا تھا۔ مرشید پر انہیں غصہ آ رہا تھا کہ یہ کون سا جنگل ہے جہاں باغ تو دور ایک پرندہ بھی پر مارنے نہیں آ رہا۔ جو دکھ رہے ہیں وہ گونگے پیڑ ہیں، ایک دوسرے پر لدے ہوئے۔ نیپال بابو کے من میں نراشا گھر کر رہی تھی۔ درشیہ میں چاروں طرف ہرے کی سخت جلد مڑی تھی۔ نیپال بابو کو لگا وہ کنہیں ادرشیہ نظروں کے جال میں گھر رہے ہیں۔ جنگل انہیں اپنی تیکھی نظروں سے اپلک گھور رہا ہے اور وہ ننگے ہو رہے ہیں۔ وہ سارے انجانے گناہ جو شہر میں رہتے ہوئے ان سے ہوئے ہیں دھیرے دھیرے اگھڑ کر سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ جنگل کے گھنے میں کچھ چھپ کر نہیں رہ سکتا سوائے باغ کے۔ انہوں نے مرشد سے پوچھنا چاہا، کیا جنگل کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ وہ تھوڑی دور پر اڑکا تٹستھ مدرا میں پڑا بیڑی پی رہا تھا۔ جنگل کے کیمرے میں نیپال بابو کی تصویریں کھنچ رہی تھی۔ انہیں چنتا ہوئی کہ کیا واپس لوٹتے سمے وہ اپنی ساری تصویریں بٹور سکیں گے۔ کچھ نہ کچھ ہمیشہ چھوٹ جاتا ہے، جیسے پانی پینے کے بعد گلاس میں پانی کے کچھ ٹکڑے۔ شام کو لوٹتے سمے نیپال بابو اداس تھے۔ مرشید ان کی اداسی کی وجہ نہیں سمجھ سکتا، زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا کہ سارا دن باغ کے درشن نہ ہو پانے کے کارن وہ اداس ہیں۔ اسے اس بات کی تنک بھی بھنک نہیں کہ نیپال بابو کے من میں کون سی اتھل پتھل مچی ہے۔ گھر لوٹتے ہوئے مرشید بچوں کی طرح خوش تھا۔ نیپال بابو کو چڑ ہوئی۔ وہ اپنی اترکت خوشی سے دن بھر کے نرتھکتا بودھ کو بھلاوا دے رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ آج کون سا ستیہ نیپال بابو کے ہاتھ لگا ہے۔ ستیہ، ستیہ شبد کا من ہی من اچارن نیپال بابو کو پریتی کر لگا۔ وہ ستیہ شبد کو زبان کی نوک سے چبھلانے لگے۔
बार बार सत्य शब्द सोचते ही स्मृति में रामकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद आदि का चेहरा घूम जाता। नेपाल बाबू मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराता देखकर मुर्शेद ठठाकर हंस पड़ा। हंसकर नेपाल बाबू का वो मजाक नहीं बना रहा। दरअसल नेपाल बाबू की मुस्कुराहट का अतिरेक है मुर्शेद का हंसना। जैसे बूंद का बाहुल्य है नदी और नदी का बाहुल्य समुद्र। इसके बाद यदि नेपाल बाबू ठठाकर हंस देते तो तय था कि मुर्शेद रिक्शे से गिर जाता और जमीन पर लोट पोट कर हंसने लगता। इसी तरह 2 दिन बीते। शुरू शुरू में अच्छा लगा। नेपाल बाबू ने जीवन में पहली बार किसी जंगल को देखा, ऐन जंगल के बीच जाकर। उन्हें याद आया कि जंगल की एक तस्वीर उनके कमरे में टंगी है। शायद वो अफ्रीका या ब्राजील का कोई जंगल होगा। बचपन में सतपुड़ा और हिमालय के तराई प्रदेश के जंगलों के बारे में पढ़ा था उन्होंने भूगोल की किताब में, लेकिन इन 2 दिनों में ही नेपाल बाबू को लगने लगा था कि इसमें वो एडवेंचर नहीं है। वे बचपन से फुर्सत के क्षणों में जिस अदेखे जंगल के बारे में सोचते थे, उससे ये साक्षात जंगल भिन्न है। ये जंगल अपनी दिनचर्या में बहुत साधारण और एक रस होगा। पेड़ बहुत सुस्त और ठंडे थे और हवा भी थिराई हुई सी थी। जंगल प्रदेश में रातें अक्सर शराब की तरह तांबई और गर्म उतरती हैं। रात का नशा आंखों के अध खुले पोपटों पर सुबह होने तक तारी रहता है। जुल्फिया ने नेपाल बाबू का बिस्तरा लगा दिया था और मुर्शेद के पास चली गई थी। वो जगह था। बेचैनी से करवट बदलते मुर्शेद की चिंता ताड़ लेने में जुल्फिया को मिनट भर भी न लगा। वो तनिक हंसी, बोली, सब संभाल लेगी। आज से पहले कितनों को संभाला है, एक नेपाल बाबू भी सही। मुर्शेद ने थके होठों से उसे चूम लिया। शुरू शुरू में अजीब लगता था। कई टूरिस्ट महीने भर के लिए आते और हफ्ता बीतते न बीतते ऊब कर चले जाते। ऐसे में मुर्शेद और उस जैसे गांव के तमाम गाइडों का नुकसान होने लगा था। अंत में टूरिस्टों को टिकाने के लिए जुल्फिया और उस जैसी तमाम पत्नियों बेटियों को आगे आना पड़ा। अब तो ये गांव का रिवाज जैसा है। आखिर टूरिस्टों के हर तरह से मन बहलाव में ही तो लाभ है। इसे भला कौन नहीं समझता। मुर्शेद का विचार था कि न हो तो पड़ोसी जब्बार मियाँ से बात करके उसकी कमसिन बेटी रूबी को 20-25 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से काम पर लगा देगा। लेकिन जुल्फिया ने आश्वस्त किया कि नेपाल बाबू के लिए वो काफी होगी। वे भले ही दूसरे टूरिस्टों की तरह लंपट न दिखते हों, पर हैं तो आखिर मर्द ही। कहने को तो वो कह गई, पर बाद में अपने ही कहे पर सोचने लगी जुल्फिया। वो जानती है कि किसी भी पराये मर्द को इस तरह एकाएक अपने वश में कर लेने के लिए मादक भावनाओं के एक विक्षिप्त दौरे की जरूरत होती है, जबकि वो उम्र की एक ऐसी अवस्था में थी जब शरीर पर हावी तमाम इंद्रियताएं धीरे धीरे बुझने लग जाती हैं। शुरुआती यौवन की सिरहनों और छोटे मोटे दैहिक आश्चर्यों के सारे रोएं छड़ जाते हैं। देह की उत्तेजना अब तक महज फैलने सिकुड़ने की आदत तक सीमित रह जाती है। ऐसे में जुल्फिया के लिए ये सरल नहीं था कि अतीत के उन उन्मादों को एक बार फिर से जिए, उस विस्मृत ज्ञान को फिर से अर्जित करे और उससे अपनी देह को फिर से समृद्ध बनाए। निश्चित ही उसे अभिनय करना पड़ेगा, वो भी इतना स्वाभाविक कि नेपाल बाबू को इसका तनिक भी आभास न हो कि वो ढोंग कर रही है। ये सब कुछ क्या इतना आसान था? लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। उसने तय किया कि कल से ही वो नेपाल बाबू के लिए जाल बिछाना शुरू कर देगी। एक एक परत के हटने तक उसे नेपाल बाबू पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देना है। शिकार यदि जान जाए कि उसके लिए कोई घात लगा कर बैठा है तो वो अतिरिक्त सावधानी बरतने लगता है। ऐसे में शिकार उतना वैध नहीं रह जाता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही आकाश में बादल घिरने लगे। पश्चिम की तरफ दूर दृश्य के सुलझेपन में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। इन अचानक बादलों की वजह से सुबह सकारे की कुछ उजली थिगलियां क्षण भर के लिए चमकी, फिर संवला गईं। वायुमंडल में आश्चर्य था। पक्षी और पेड़ शंकाकुल। नींद से चुकने के बाद भी नेपाल बाबू अलसाए से पड़े रहे। अंदर से बुखार जैसा महसूस हुआ। मौसम की इस गड़बड़ी की वजह से कोठरी में एक रहस्यमय अंधेरा तिर रहा था। आंखें खुलने के बाद कुछ देर के लिए नेपाल बाबू को समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ हैं। पलांश बाद जब चेतना लौटी तो कोठरी में रखी चीजों पर एक सरसरी नजर दौड़ाई। सब कुछ आपस में इतना गड्ढमड्ढ था कि अलग से पहचान में न आता था।
ہر پہلی چیز کے رنگ ولے میں دوسری چیز گھل مل گئی تھی. غور کرنے پر دھیرے دھیرے وہ الگ ہوئیں. تب تک دیر ہو چکی تھی اور نیپال بابو من ہی من ٹھان چکے تھے کہ وہ آج جنگل نہیں جائیں گے، سارا دن آرام کریں گے. بعد دوپہر یدی موسم ٹھیک رہا تو گاؤں میں تفریح کے لیے نکلیں گے. لیکن ناشتہ کرنے کے سمے تک آسمان اس قدر دھل پچ گیا کہ بادل کی ایک کھرونچ بھی نہ رہی. نیپال بابو کے پاس جنگل جانے کے کارکرم کو رد کرنے کا اب کوئی پرتیکش بہانہ نہ رہا. اس پر بھی انہوں نے مرشید پر اپنی منشا یہ کہتے ہوئے ظاہر کی کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز معلوم پڑتی ہے. جتنا اپیکشت تھا اس سے کہیں زیادہ چنتت ہو گیا مرشید. اس نے انہیں چھو کر تاپ جانچا اور آرام کرنے کی صلاح دی. اب تک جلال رکشہ لے کر آ چکا تھا. مرشید رکشے سے پاس کے قصبے میں جا کر دوا اتیادی کا پربند کرے، ایسا زلفیہ نے کہا. نیپال بابو نے اسے محض اپنی حرارت بتا کر اسے روکنا چاہا، مگر ان کی ایک نہ چلی. مرشید چلا گیا. زلفیہ نے نیپال بابو کو سہارا دے کر اٹھایا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنی کوٹری میں آ لیٹے. زلفیہ ان کے سرہانے آ جمی اور ان کے سر کی مالش کرنے لگی. نیپال بابو کو یہ اترکت دیکھ بھال ناگوار گزر رہی تھی. انہیں زبردستی مریض بنایا جا رہا تھا. پردے کے پیچھے کون سا کھیل شروع ہو چکا تھا اس کا انہیں تنک بھی آبھاس نہ تھا. دھیرے دھیرے نیپال بابو زلفیہ کے اسپرش سے استھر ہونے لگے. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا پریتن کیا. بات دراصل یہ تھی کہ زلفیہ کے اسپرشوں کی مہینی اور نپنتا ان کی دیہ پر انچاہے چنہ چھوڑنے لگی تھی. انہیں لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں ٹھنڈی چیٹیاں ایڑی سے لگا کر سر، جہاں زلفیہ اب بھی مالش کر رہی تھی، تک رینگ رہی ہیں. رہ رہ کر دکھائی نہ پڑنے والی ہلچلیں ہونے لگی تھی. ان کا اسمے سونے کا یہ پریاس خود کو دبانے جیسا تھا، اور جب وہ اس میں اسفل ہونے لگے تو ہاتھ کے اشارے سے زلفیہ کو انہوں نے روک دیا. زلفیہ نے دیکھا کہ وہ بہت ہلکے سے کانپ رہے تھے. وہ سمجھ گئی. وجت بھاو سے وہ اٹھ کر جانے لگی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ سب کچھ اتنا آسان ہوگا. وہ تھوڑی چکت بھی ہوئی. پھر اسے اچھا لگا کہ اس کی شالین حرکتوں میں بھی اب بھی وہ اتےجک اور ہنسک جھاڑیاں بچ رہی تھیں جو مردوں کو لہو لہان کر سکتی ہے. دیہ کا کوئی ایسا اندھیرا اور رہسیمے کونا اب بھی اکشت ہے جس کی وجہ سے انجانے ہی وہ بڑھاپے کی شلت اور نشکریہ گتی کی طرف ڈھکیلی نہیں گئی. اس طرح سوئم کے اب بھی بنے رہنے کا احساس اس کے منہ میں کوئی اچھا سا سواد چھوڑ گیا. دوپہر بعد مرشید گھر لوٹا. وہ ہانف رہا تھا. اس نے زلفیہ کو پکارا، ایک بار اور پھر دوسری بار. وہ پڑوس میں تھی. آنگن میں رکھی بالٹی سے ایک لوٹا پانی نکال کر اس نے پیا اور اس کے بعد پھر ایک اور لوٹا پانی پیا. انگوچھے سے ہاتھ منہ پونچھتے ہوئے نیپال بابو کی کوٹری کی طرف بڑھا. صبح زلفیہ کے جانے کے بعد بڑی دیر تک نیپال بابو کروٹیں بدلتے رہے تھے. اس کے بعد انہیں کب نیند آ گئی پتہ نہیں چلا. کوئی گھنٹہ بھر پہلے زلفیہ انہیں دوپہر کا کھانا کھلا گئی تھی. اب وہ چارپائی پر پڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ مرشید آیا. نیپال بابو نے سنا کہ آتے ہی مرشید نے زلفیہ کو پکارا، ایک بار اور پھر دوسری بار. انہوں نے سوچا کہ اسے بتا دیں کہ وہ گھر پر نہیں پڑوس میں ہیں، لیکن وہ چپ رہے. آنگن میں رکھی بالٹی بجی. نیپال بابو نے سوچا مرشید پانی پی رہا ہوگا. پھر مرشید کے قدموں کی آہٹ ہوئی. مرشید ادھر ہی آ رہا ہوگا. نیپال بابو نے سوچا. اتنی دیر میں مرشید آ گیا. مالک کچھ سنا آپ نے؟ ادھر تو بہت ہلہ ہوا ہے. کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ نیپال بابو اٹھ بیٹھے. تم تو قصبے کی طرف گئے تھے، کوئی جھگڑا فساد ہوا کیا؟ نہیں مالک، اس سے بھی بھیانک بات جو ہوئی سو کہاں جا پایا قصبے کی طرف. آپ کی دوائی بھی رہ گئی لانے کو. اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ نے کچھ سنا نہیں اس طرف؟ گاؤں بھر میں چرچا ہے مالک، سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں. میں نے تو کہہ دیا لوگوں سے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. کلکتے سے مالک آئے ہیں بندوق کے ساتھ. 2-4 دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا. میری بات کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ صاف صاف کہو. پورب کی طرف جدھر جنگل ہے، بانسی پاڑا کے کچھ چھوکرے گئے تھے صبح نپٹان وغیرہ کے لیے. لوٹے تو سالوں کو سانپ سونگ گیا تھا. بھاگتے ہوئے آئے تھے، دم پھول رہا تھا. باغ دکھ گیا تھا مالک. بعد میں 2-4 لوگ اور گئے تو پھر دکھا. نربھے ہو کر وچر رہا تھا. اب گاؤں کی خیر نہیں. آپ کچھ کیجئے مالک. 2-4 دن گھات لگانے سے باغ کو دھر سکیں گے. میں نے تو لوگوں سے کہہ دیا. بھیتر ہی بھیتر نیپال بابو تھوڑا دھنس کے.
मुर्शेद से पानी मांगा। मुर्शेद दौड़कर लाया। तब तक जुल्फिया आ चुकी थी। समूची कहानी सुनने के बाद वो भी आश्वस्त हुई कि नेपाल बाबू के रहते डरने की कोई बात नहीं। ये कहते हुए उसने कैसे तो नेपाल बाबू को देखा और देखने के बाद उसके होठों पर कैसा तो एक सल्लज हास एक पल के लिए खेल गया। ये नेपाल बाबू ही समझ सके। शाम होते न होते मौसम के मिजाज ने फिर करवट ली। देखते ही देखते आसमान में चारों ओर बादल छा गए। नेपाल बाबू ने कोठरी की खिड़की से देखा, बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश नहीं, इसे फुहार कहते हैं, जब झड़ी में त्वचा को खरोंच डालने वाले ब्लेड नहीं होते, जैसे मानसून के अंतिम दिनों में होता है। बारिश नहीं, बारिश का ढोंग। हवा में एक गीली गंध तैर रही है, जैसे किसी के महीनों से न धुले मोजे खुले पड़े हों। ये कुछ ऐसा था जैसे वर्षों से इस्तेमाल न किए गए और अब भुला दिए गए किसी कमरे का दरवाजा हमारी ही किसी गलती या लापरवाही वश अचानक खुल गया हो। हमारी आंखों के आगे कमरे में रखी गई कई पुरानी और वर्तमान के आलोक में रहस्यमयी हो चली चीजें अचानक निकल आई हों, अपने बासी और भुरभुरी गंध के साथ। हम अचानक चौंक जाते हैं। एक बीत चुकी दुख भरी और गांठदार कहानी की थिगलियां उभर आती हैं। हमने उसे भुला दिया था और अब भी जिसे भुलाए रखना चाहते हों, लेकिन वो अपनी निर्लज्ज संपूर्णता के साथ हमसे अपने हिस्से की धूप और हवा और पानी मांगती खड़ी रहती है। हम मुंह चुराते हैं। रास्ते में चलते हुए अचानक सिट पिटा कर इधर उधर देखने लगते हैं कि किसी ने हमें देखा तो नहीं। नेपाल बाबू ने पलटकर देखा। मुर्शेद पड़ा ऊँग रहा था और सिवाय इन गूंगे पेड़ों के और कोई नहीं जो उनकी शर्मिंदगी का गवाह बने। नेपाल बाबू घात लगाकर बैठे थे और बाघ को भूलकर जुल्फिया के बारे में सोचने लगे। कल रात का दृश्य हवा में धूप की चमकीली पन्नियों की तरह उड़ रहा था। जुल्फिया की देह धीरे धीरे खुल रही थी और नेपाल बाबू की आंखें जैसे बुखार में तप रही हों। सब कुछ अनजाने में यकायक हो गया। ऐसा नहीं था। नेपाल बाबू जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। जुल्फिया भी जानती थी। दोनों की अभिज्ञता ने विस्मय और विलाप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अब जो नेपाल बाबू को कल रात के कृत्य पर शर्मिंदगी हो रही थी, वो दरअसल तत्काल जब वे मुर्शेद के साथ जंगल में घात लगाए बैठे हैं कि मंथरता के बरक्स एक मूढ़ प्रतिक्रिया है, एक तरह की तुच्छता। जो बीत चुका है लौट नहीं सकता। नेपाल बाबू के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। बीते हुए समय के समुद्र से बजबजाए फेन की तरह एक अस्फुट और मरियल मुस्कुराहट। कल रात जो इतनी शिद्दत के साथ बिल्कुल अंतिम सत्य की तरह घटित हुआ, वो जंगल के चुपचाप में कितना थोथा और हास्यास्पद जान पड़ता था कि नेपाल बाबू खुद को जोकर सा महसूस करने लगे। निश्चय ही इस खेल में जीत जुल्फिया की हुई है। उसने नेपाल बाबू का शिकार किया है। तिस पर भी वो इतनी क्षम्य है कि सिवाय बीते हुए तमाम मस्खरे पहलुओं को याद करने और एक हारी हुई हंसी हंसने के नेपाल बाबू के हिस्से कुछ नहीं आता। नेपाल बाबू का जी उखड़ गया। उन्होंने मुर्शेद को झकझोरा, चलो उठो, लौटना है। मुर्शेद हड़बड़ा कर उठा। कितने बजे हैं मालिक? नेपाल बाबू ने बंदूक कंधे से टांग ली। अभी इसी वक्त चलो, लौटना है। नेपाल बाबू लौट रहे हैं। हफ्ता भर भी नहीं हुआ। सामान बंध चुके हैं। मुर्शेद चुप है। जुल्फिया हैरान पूछ रही है, बाबू हमसे कोई गलती हुई क्या? नेपाल बाबू ने उसे 100 रुपए का एक नोट दिया। तुमने मेरी सेवा टहल की इसलिए। जुल्फिया ने नोट अपने ब्लाउज में रख लिया। जलाल रिक्शा लेकर आ चुका है। 2 बजे की बस पकड़नी है। मुर्शेद बस अड्डे तक साथ जाएगा। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या कहे। नेपाल बाबू ने उसकी फीस चुका दी है। बख्शीश भी मिल चुकी है। जितने की उम्मीद थी उससे कहीं अधिक। पैसे लेते हुए मुर्शेद को जाने की शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बस की डिक्की में सामान रखकर मुर्शेद नेपाल बाबू के पास चला आया। नेपाल बाबू खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने सिर निकालकर मुर्शेद को धन्यवाद कहना चाहा, पर अंत समय में चुप हो गए। मुर्शेद ने ही चुप्पी तोड़ी। बोला, मालिक न हो तो बख्शीश के पैसे वापस ले लीजिए। नेपाल बाबू को अचानक कुछ समझ नहीं आया। बोले, बात क्या है मुर्शेद? वे पूछ नहीं रहे थे, जैसे दुलार रहे थे। मुर्शेद हुलस गया। झिझकते हुए बोला, वो उस दिन गांव में बाघ दिखने वाली बात मैंने झूठ कही थी। नेपाल बाबू चुप रहे। मुर्शेद कहता रहा, बहुत छोटा था, 7-8 साल का।
अंतिम बार तभी देखा था बाघ। मुझे नहीं मालूम जंगल में कोई बाघ वाघ है भी कि नहीं। मुर्शेद दबा जा रहा था, सिर नीचे किए खड़ा था। नेपाल बाबू को हंसी आ गई। उन्होंने मजाक के लहजे में कहा, और तुम जानते हो, इधर मुझे भी नहीं मालूम कि मेरी बंदूक चलती भी है कि नहीं। सुनकर मुर्शेद हंसने से न रह सका। फिर एकाएक दोनों चुप हो गए, मानो दोनों की हंसी की उम्र इतनी जरा सी थी। नेपाल बाबू को लगा कि वे दोनों ही किसी अदृश्य इशारे से अचानक जुल्फिया के बारे में सोचने लगे हैं। थोड़ी देर बाद मुर्शेद 1 मिनट में आया कहकर जलाल के पास गया और रिक्शे की सीट के नीचे से एक झोला निकाल कर ले आया, नेपाल बाबू को देने के लिए। नेपाल बाबू को देने लगा तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। उसने याद दिलाया, जिस दिन आपकी दवाई लाने कस्बे तक गया था, उसी दिन बाजार से बाघ की एक खाल खरीद कर लेता आया था आपके लिए। वहां शहर में लोग पूछेंगे तो ये काम आएगा। एकदम असली लगता है ना नेपाल बाबू? लेकिन मैं इसका... रख लीजिए ना मालिक, वहां ये न कहिएगा कि यहाँ के जंगलों में अब बाघ नहीं बचे, वरना हम लोगों का कारोबार ही... बस ने खुलने का संकेत दे दिया। थोड़ी ही देर में बस पूरी रफ्तार से भागने लगी। खिड़की से जो दिख रहा है वो प्रदेश बंगाल का ही तो है। नेपाल बाबू को लगता है ये कोई दूसरी दुनिया है। एक अजीब बात यह है कि खिड़की से जो दिख रहा था उसमें लोग बहुत कम दिख रहे थे और औरतें तो बिल्कुल ही नहीं।